अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे चंगेज़ खान की हालात ज़िंदगी, जंगों और मौत की दिलचस्प दास्तान। आइए वीडियो को करते हैं आगाज़। चंगेज़ खान दुनिया का अजीम तरीन फातेह है, जिसने अपने खूनख्वार मंगोल कबाइल को यकजा करके पहले मंगोलिया में एक मजबूत मंगोल हुकूमत की बुनियाद रखी और फिर मशरिक और मगरब के ममालिक की फतवाहत का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया। इसने ख्वारज़म, चीन, रूस, एशियाई ममालिक, अफ़गानिस्तान, तुर्की, अरब और मगरब में हंगरी और पोलैंड के इलाके फ़तह करके मंगोल सल्तनत के सूबे बना दिए। इसको किसी लड़ाई में शिकस्त ना हुई और जहाँ जहाँ से वह गुज़रा उसने इंसानी तहज़ीब व सकाफ़त को तहस नहस करके रख दिया। कहा जाता है कि वह 1206 में मंगोलिया से बाहर निकला और अपनी मौत पर तकरीबन 21 साल बाद अपने वतन मरा हुआ वापस लाया गया। उसको तारीख़ में दुनिया के अजीम तरीन फ़ातहीन में सिकंदर आज़म के बाद दूसरा नंबर दिया जाता है। चंगेज़ खान 1162 में गांव डोलोन बालडोग मंगोलिया में पैदा हुए। इसके माँ बाप ने इसका नाम तमुजन रखा। लफ्ज़ तमुजन के लफ्ज़ी मायने लोहार के हैं। जब चंगेज़ खान पैदा हुआ तो उसकी हथेली में खून मुंजमद था, जिससे खून का एक सुर्ख सा धब्बा बन गया था। मकामी रवायत के मुताबिक ये वाज़ेह इशारा था कि वह बड़ा होकर एक अजीम लीडर बनेगा। इसके वालिद का नाम यसोगी था। चंगेज़ खान अपने वालिदैन का दूसरा बेटा था। उसका बाप यसोगी मंगोल कबाइल के इत्तेहाद खां में का मजबूत रुकन था और इसके साथ साथ वह तगरुल बेग नामी एक जंगजू मंगोल सरदार का भी इत्तेहादी था। तगरुल बेग इस कबीले को दुश्मनों से बचाता रहा और इसके खाने आज़म बनने में अहम किरदार अदा किया। बाद में जब चंगेज़ खान दुनिया फतह करने निकला तो तगरुल बेग का कबीला उसके शाना बशाना जंगी खिदमात बजा लाता रहा। चंगेज़ खान की वालदा का नाम होलिन था, जो मंगोलों की एक ज़री शाख से ताल्लुक़ रखती थी। चंगेज़ खान के बाकी तमाम भाई सौतेले थे। इसका पैदाइश का इलाका मंगोलिया के खुश्क पहाड़ों और सहरा पर मुश्तमिल था। आजकल इस पहाड़ी इलाके का नाम बरखान खालदून है। चंगेज़ खान का गांव मंगोलिया के दारुल खिलाफे अलन बातर के शिमाल में पहाड़ी इलाके में वाक़ था, जिससे दरिया गुजरता है और दरिया के किनारे आज भी लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। चंगेज़ खान का कबीला खाना बदोश था। वो घास और पानी की तलाश में मारा मारा फिरता था। अभी भेड़ बकरियों और घोड़ों के हमरा आज एक जगह होता तो कल दूसरी जगह। तमुजन 9 बरस का हुआ तो उसके बाप को दुश्मन कबीले के अफराद ने कत्ल कर दिया। अगले चंद बरस खानदान के बकिया अफराद मुस्तकिल खतरे के तख्त पोशीदा रहे। ये एक बदशगुन आगाज़ था। तमुजन को अच्छे दिन देखने से पहले नहायत ज़िबों हालात से दोचार होना पड़ा। अपनी नौजवानी में वो हरीफ कबीले के एक धावे में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गर्दन में चोबी तोक बांधकर उसे कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। बेचारगी की इस हालत से निकलकर एक कदीम और बंजर मुल्क का नाख्वांदा असीर तमुजन दुनिया के इंतहाई ताकतवर इंसान के तौर पर उभरा। चंगेज़ खान ने एक इत्तेहादी सरदार की बेटी बोतन अजन खतून से शादी की। जब वो बादशाह बना तो उसको मलका का खिताब दिया गया और उसके तमाम अमूर खानादारी की निगरान बनी। इसका वली अहद ओगदाई खान उसी खतून का बेटा था। उसके अलावा उसकी 11 बीवियाँ थीं, जिसमें यशोई, कंजू खातून नुमायाँ हैं। चंगेज़ खान कसीरुल औलाद था। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम जोची खान था, दूसरे बेटे का नाम चगताई, जबकि तीसरे का नाम ओगदाई खान था। बोरती एक बहादुर खातून थी, लेकिन एक दिन वो बकरियां चरा रही थी कि तमुजन के दुश्मन कबीले ने मरकज से उसे अगवा कर लिया। बोरती उनके पास 9 महीने कैद रही। इसी कैद के दौरान उसका बड़ा बेटा जोची खान पैदा हुआ। अगरचे वो भी चंगेज़ खान की तरह बहादुर और दौरे अंदेश था, लेकिन उसकी वालदियत मशकूक होने की वजह से उसे वली अहद से महरूम कर दिया गया। चंगेज़ की 6 बेटियां मशहूर हुईं। वो कबीले जिन्होंने मंगोलों के इत्तेहाद में चंगेज़ खान के हाथ मजबूत किए थे,
وہ بعد میں منگول آرمی کے مایہ ناز جرنیل بنے اور انہوں نے چنگیز خان کی بڑی بڑی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر اس کے بچپن کے دوست جیلمی، بورچو اور چلان چنگیز خان کے مشہور جرنیل تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ منگول آندھی کی طرح آئے اور طوفان کی طرح دشمن آبادیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے۔ وہ ان پڑھ اور جاہل تھے اور سنگ دل بھی۔ انہوں نے رحم کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تہذیب و تمدن سے ان کو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور ہر قبیلے کی اپنی فوج ہوتی تھی۔ جس سردار کا قبیلہ جتنا بڑا ہوتا وہ اسی طرح زیادہ بااثر اور طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ منگولوں کا آپس میں اتحاد مضبوط ہوتا تھا۔ سگے بھائیوں میں عام طور پر جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح سردار بننے کے لیے بھائیوں میں قتل و غارت گری کا رواج بالکل نہیں تھا۔ اس کے بابین ثبوت یہ ہے کہ جب چنگیز خان قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے اگدائی خان کو اپنا جانشین نامزد کیا اور اس پر کسی نے چوں تک نہیں کی۔ منگول مہمان نواز اور بہادر تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی شخص پناہ لے لیتا تو جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ بھیڑوں اور گھوڑی کا دودھ پیتے تھے۔ ان کا سب سے پسندیدہ گوشت گھوڑے کا ہوتا تھا۔ وہ بکری کے بالوں سے بنے خیموں میں رہتے تھے اور جب چنگیز خان نے دنیا کے بہت سے ممالک فتح کر لیے تو بھی منگول میں خیموں میں ہی رہتے تھے۔ چنگیز خان کے منگول اعظم بننے تک ان کی آپس کی لڑائیاں چراگاہوں اور بھیڑ بکریوں کی چوری پر ہوتی تھیں۔ وہ صحرا میں نخلستان کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ ان کی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی تھیں اور مال مویشیوں چرانے کے لیے جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی بیوی کو دشمن نے ایک ایسی چراغ گاہ سے پکڑ کر کافی عرصے تک یرغمال بنایا۔ چنگیز خان کا انقلاب اصل میں اپنی بیوی کی رہائی اور باپ کے انتقام سے شروع ہوا اور قہر کی صورت میں دنیا کو تہ بالا کر گیا۔ منگول بنیادی طور پر مظاہر پرست تھے۔ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ بعد میں چنگیز خان کے بہت سے پوتے مسلمان ہو گئے۔ مغل بادشاہ بابر اور تیمورلنگ منگولوں کی نسل سے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ تیموریان دنیا کا عظیم ترین فاتح کیسے بنا؟ اس کی ترقی کا آغاز اس کی اسیری سے فرار کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل میں سے ایک کے سردار تغرل سے جا ملا۔ اگلے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہی اور جن میں تیموریان نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ اس نے ترکستانی، تاتاری اور منگول قبائل کا آپس میں الحاق کروا دیا۔ اس کے لیے اس نے سفارتکاری اور تلوار دونوں کا بیک وقت استعمال کیا اور مخالف قبائل کو مطیع کرتا گیا۔ اس نے ایک خفیہ عہد نامہ یا ضابطہ حیات جاری کیا جس کی مدد سے وہ مطیع قبائل کی وفاداری کو جیت لیا تھا۔ اس خفیہ منگول کوڈ کا نام یاسا تھا۔ اس نے میرٹ پر فیصلے کیے اور جن کا جو حق تھا اسے دیا۔ اس نے ان بچوں کو اپنے قبیلے کی خواتین کے حوالے کیا جن کے والدین کو جنگ میں قتل کیا جا چکا تھا۔ اس کے پاس اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ جدت تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنے اتنے قریب کر لیا کہ وہ اس کے مرید ہو گئے اور آخری سانس تک وفاداری کا دم بھرتے رہے۔ یوں اس نے اپنی وفاداروں کی ایک مضبوط جماعت بنا لی جو لڑائی سے کبھی پیچھے نہ ہٹی۔ منگولیا کے قبائل کی ایک وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ ماہر گھڑ سوار اور تند خو جنگجو تھے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ تیموریوں سے پہلے متعدد قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ فوجی دلیری، منافقت، صفاقی اور منتظمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ تیموریوں نے تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت 7 دمدار ستاروں والے جھنڈے کے نیچے متحد کر لیا۔ 1206 میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا۔ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن وہ خون خوار لیکن بصیرت افروز لیڈر تھا۔ وہ ایک اچھا سیاستدان، منتظم اور جرنیل تھا۔ ان تینوں خوبیوں کی بدولت اس نے دنیا پر ایک طویل عرصے تک حکمرانی کی۔ منگول قبائل کی متحدہ فوجی قوت جو چنگیز خان نے مجتمع کی تھی ہمسایہ اقوام پر چڑھ دوری۔ اس نے پہلے شمالی مغرب چین میں
सहिया रियासत पर और शुमाली चीन में चीन सल्तनत पर योर्श की। जब ये मुकाबले जारी थे, चंगेज़ खान और ख्वारिज़म के शाह मोहम्मद में ठन की गई, जो ईरान और वस्ती एशिया में एक बड़ी सल्तनत का बादशाह था। 1209 में चंगेज़ खान अपनी फौजों के साथ ख्वारिज़म शाह पर चढ़ दौड़ा। इसने वस्ती एशिया और ईरान को तह बाला कर दिया। ख्वारिज़म शाह की सल्तनत तबाह व बर्बाद हो गई और इस तबाही के बाद मंगोल फौजें रूस पर हमला आवर हुईं। इधर चंगेज़ खान ने अफगानिस्तान और शुमाली हिंद पर दावा बोल दिया। इसकी ज़ेर क़यादत मंगोल फौजियों ने चीन में पेशकदमी जारी रखी, रूस को पामाल किया और आगे यूरोप में निकल गया। इसकी वफ़ात के बाद 1241 में मंगोल फौजें बोधापश्त हो गई। पोलैंड, जर्मन और हंगरी की फौजों को तहत तेज कर दिया। इसके बाद जानशीनी के मसले पर मंगोल सरदारों में खासी लेदे हुई। ताहम चंगेज़ खान के पोतों मंगू खान और कबलाई खान की ज़ेर सर कर्दी मंगोल एशिया में दाखिल हुई। 1229 तक जब कबलाई खान ने चीन की फतह मुकम्मल की तो मंगोलों की सल्तनत तारीख की वसी तरीन सल्तनत बन चुकी थी। इनके ज़ेर तसल्लुत चीन, रूस और वस्ती एशिया मुल्क था। इसके अलावा ईरान और जनूब मगरबी एशिया का बेशतर हिस्सा भी शामिल था। इन फौजों ने पोलैंड से शुमाली हिंद तक कामयाबी के झंडे गाड़े, जबकि कोरिया, तिब्बत और जनूब मशरिक एशिया में कबलाई खान की बादशाहत कायम हुई। इस दौर में मौजूद आमतौर के कदीम ज़रा की मौजूदगी में इतनी बड़ी सल्तनत तादेर कायम नहीं रह सकती थी, सो जल्द ही ये हिस्सों और बखरों में तकसीम हो गई। ताहम कई रियासतों में मंगोल हुकूमत तवील अरसा तक कायम रही। 1368 में मंगोलों को चीन के बेशतर हिस्सों से खारिज कर दिया गया। रूस में इनके इक़्तिदार की उम्र दराज हुई। वहाँ चंगेज़ खान के पोते बातू खान की सल्तनत को बिलअमूम सुनहरी जरगा का नाम दिया जाता था। यह 16वीं सदी तक कायम रही, जबकि क्रीमिया में ये इक़्तिदार 1783 तक बाकी रहा। चंगेज़ खान के दिगर बेटों और पोतों ने वस्ती एशिया और ईरान में सल्तनतें कायम की। इन दोनों इलाकों को 14वीं सदी में तैमूरलंग ने फतह किया, जो खुद मंगोल नस्ल से था और खुद को चंगेज़ खान का जानशीन कहलाता था। तैमूरलंग की बादशाहत का अख्ताम 15वीं सदी में वकूर पजीर हुआ, लेकिन ये तमाम मंगोल फतूहात और इक़्तिदार का खात्मा नहीं था। तैमूरलंग के पड़पोते बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। बालाखर मुग़ल हुक्मरानों ने तमाम हिंदुस्तानों पर कब्ज़ा कर लिया और ये इक़्तिदार 18वीं सदी के वस्त तक कायम रहा। चंगेज़ खान चीन की फतूहात में काफ़ी सालों तक मसरूफ़ रहा। वो 18 अगस्त 1227 को यनचुआन शहर की फतह में मसरूफ़ था कि अचानक बीमार पड़ गया और फौत हो गया। उसकी वफ़ात के बारे में कई मफरूज़े कायम हैं। एक के मुताबिक वो एक दिन शिकार कर रहा था कि अचानक घोड़े से गिरा और शदीद ज़ख्मी हुआ और बाद में ज़ख्मों के ताब ना लाते हुए वफ़ात पा गया। एक और कहानी के मुताबिक यनचुआन के इलाकों से कुछ शहजादियाँ कनीज़ें बनकर चंगेज़ खान के हरम में लाई गईं, जिनमें से एक कनीज़ ने मौका पाकर जहरीले खंजर से चंगेज़ खान पर इतने वार के वह जानबर न हो सका। एक और रवायत के मुताबिक चंगेज़ खान को यनचुआन के महासराय के दौरान तीर लगा, जो मोहलक साबित हुआ। ताहम मोतबर रवायत के मुताबिक वो बीमारी की वजह से मरा। वफ़ात के बाद चंगेज़ खान की मैयत को उसके आबाई गांव खान ती खामंग लाया गया, जहां उसकी वसीयत के मुताबिक उसको किसी नामालूम मकाम पर दफन कर दिया गया। उसकी औलाद ने उसके मकबरे पर एक यादगार बनवाई, जो आज तक कायम दायम है, लेकिन वो यादगार एक दूसरी जगह पर है। आमतौर पर यह यकीन किया जाता है कि उसकी कब्र किसी को मालूम नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो को करते हैं